in class 8, second chapter, India under colonial. पहले यूरोपीय कंपनियों और हिस्ट्री के रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस सेकेंड चैप्टर में कैसे यूरोपीय कंपनियां इंडिया में आई और कैसे करके इन कंपनियों ने इंडिया में अपना प्रभाव स्थापित किया। 4 मेन यूरोपीय कंपनियां came in India. First of all, Portuguese, then Dutch, Britishers, and after all, Francis. And इन चारों कंपनियों में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो भारत पे पूरी तरह से अपने प्रभाव को स्थापित किया वे थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने नो डाउट लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया। In the late 18th century, political condition of India was highly unstable. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. His death in 1707 marked the beginning of war of succession for the throne of Delhi. The Mughal court was also divided into the Turani, the Irani, the Afghani, and the Hindustani courts that were constantly fighting and conspiring against one another. Within 15 years of Aurangzeb's death, 9 Mughal emperors followed one another in succession. जिस समय ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, भारत की पॉलिटिकल कंडीशन, भारत का शासन मुगल शासकों के द्वारा किया जा रहा था और महामुगल शासकों ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब ऐसे पावरफुल शासक इंडिया में शासन कर रहे हैं। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल का लास्ट टाइम सांध काल, मुगल शासनकाल का समाप्त काल था और ऐसे ही 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद उसके जो सक्सेसर, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसमें कोई भी प्रभावशाली उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो कि इस विशाल मुगल साम्राज्य को, जो लगभग उस समय अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत और पूर्व में आसाम तक लगभग विस्तारित था, ऐसे विशाल और विस्तृत साम्राज्य को योग्य उत्तराधिकारी के द्वारा ही अच्छी तरह से शासित किया जा सकता। पर दुर्भाग्य से कोई भी एक ऐसा शासक उसके बाद नहीं आया औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य सही तरीके से शासित कर पाए। और लगभग 50 ईयर यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती और 23 जून 1757 अंग्रेजों ने
बंगाल राज्य को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके जीती। यानी इन 50 वर्षों में भारत की पॉलिटिकल सिनेरियो काफी चेंज हो गई और इन 15 ईयर में 9 मुगल रूलर, 9 मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पे एक एक करके आते रहे, लेकिन इसमें कोई भी प्रभावशाली शासक नहीं। दुर्भाग्य से औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं हुआ जो अपनी योग्यता से मुगल साम्राज्य को संरक्षित कर पाए। मुगल शासकों के जो अधिकारी थे और जो कई ग्रुपों में बटे हुए थे, लाइक तुरानी जो मुगलों के रिलेटेड थे, ईरानी जो ईरान से आए थे, ज्यादातर शिया मत के मानने वाले थे, तुरानी जो मध्य एशिया से आए थे, मुगलों के रिलेटिव थे, जो सुन्नी थे। हिंदुस्तान जिसके 2 महत्वपूर्ण लीडर सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, और 4th ग्रुप जो था वो था अफगानी। अब मुगल राज्य इन्हीं 4 ग्रुप में ही उलझ के रह गए और इन्हीं ग्रुप ने मुगल राज्य में मुगल शासकों को एक एक करके गद्दी पर बिठाते थे, उनको हटाते। ऐसी क्रूशियल पॉलिटिकल कंडीशन में यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में न केवल व्यापारिक प्रभुत्व को स्थापित करना बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व को भी स्थापित करना बहुत ही सुगम हो गया, इजी। और इनमें एक एक करके, जिसमें लगभग अंग्रेजों ने कुछ ही समय में भारत के ज्यादातर हिस्सों को कैप्चर कर लिया, तो कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी पॉलिटिकल कंडीशन को विस्तार किए, इन सब कंडीशंस को पर ही आगे विचार करते हैं। 31 दिसंबर 1600 AD ब्रिटेन में कुछ सौदागरों ने, कुछ मर्चेंट्स ने एक सीमित पूंजी के द्वारा कंपनी का निर्माण किया जिसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की इजाजत दी। ये कंपनी सुनियोजित तरीके से अपने राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया। 1608 AD कंपनी ने अपने पहले एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में दिया एंड 1650 सर टॉमस को जहांगीर के दरबार में, लेकिन इनको कोई भी ऐसा पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं हुआ और आफ्टर ऑल 1612 ब्रिटिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र इन्होंने सूरत में स्थापित किया और इन्हीं व्यापारिक केंद्रों के द्वारा इस
कंपनी में एक एक करके अपने फैक्ट्रियों की स्थापना करना शुरू कर। चूंकि सबसे पहले कोस्टल एरिया इंडिया के चाहे ईस्ट या वेस्ट या ईस्ट, इन दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में लाइक सूरत, मुंबई एंड मद्रास, कलकत्ता, कोलकाता, इन सभी प्लेस पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की और धीरे धीरे इन्होंने इन व्यापारिक केंद्रों न केवल व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावशाली तरीके से स्थापित किया, बल्कि इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी सक्रिय किया। द डच ब्रिटिशर्स के अलावा डच जो हालैंड, यूरोप में हालैंड के निवासी थे, 1602 में इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया और डच ने अंग्रेजों की तरफ भारत में आए और इन्होंने भारत के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया और डच ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ, जिसमें इंडोनेशिया में उनकी ज्यादातर व्यापारिक भागीदारी, डचों ने भी इन क्षेत्रों में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया और अंग्रेजों के प्रभाव के कारण डच भारत में बहुत ज्यादा व्यापारिक और राजनीतिक भागीदारी प्रभाव नहीं स्थापित कर पाए और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज काफी प्रभावशाली हुए और इन अंग्रेजों ने डचों को भारत के राजनीतिक परिदृश्य से और व्यापारिक क्षेत्र से लगभग इनको निष्प्रभावित कर दिया और इसके बाद नो डाउट अंग्रेज, डच और उसके बाद आने वाले फ्रांसीसी जो भारत में अपनी कई ऐसी व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करके, जिसमें उनका पांडिचेरी, बंगाल में चंद्रनगर, ये कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण था पांडिचेरी, जिसके थोड़े ही दूर पर मद्रास, जहां पर अंग्रेजों ने अपना पहला इंडिया का फोर्ट बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहां पर साउथ इंडिया में पांडिचेरी में फ्रांसीसी और फोर्ट सेंट जॉर्ज में अंग्रेज थे। यहाँ पर इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज काफी सक्रिय थी और इन क्षेत्रों में राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव काफी तेजी से बढ़ाने लगे, जिसका ये परिणाम हुआ कि इन क्षेत्रों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच के बीच आने वाले समय में राजनीतिक संघर्ष हुआ, जो कर्नाटक के युद्ध के लिए जाना है। थैंक यू सो मच।